सीएए को लेकर डरने की जरूरत नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दिया आश्वासन। विपक्ष पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। सीएए पर दिए विवादित बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को देंगे ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दिया जा चुका है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक के हैं ये कॉरिडोर। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज आ रहे हैं भारत। 5 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किया पास। 65 के मुकाबले 352 मतों के भारी बहुमत से पारित हुआ विधेयक। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन उतरेंगे अंतिम 16 का मुकाबला खेलने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा सामना। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना पर कहा है कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। माइनॉरिटी तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा उठाए सवाल पर कहा कि सारे विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व ही नहीं है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में प्रवेश किया है, उनका यहां स्वागत है। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का
भारत में स्वागत है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा कहे जाने पर कि वे अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करेंगे, इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, इसे वापस करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे जिससे वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही न मिले। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे गए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिंदू शरणार्थियों पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है। इस मामले पर हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के कारण दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान के बाद इन हिंदू शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाके विरोध प्रदर्शन किया है। केजरीवाल माफी मांगे, बस और कुछ नहीं। माफी मांगे, नागरिकता मिलना चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए। केजरीवाल, जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल माफी मांग लो बस। जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे, कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है, तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। उसने जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया। हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? अगर घुसपैठिया हम होते तो ऐश करते। तो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं
कि ये लोगों को नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? 2011 से आए हुए हैं, हमें 12 साल हो गए, दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई ऐसी चोरी की हो या हमें कोई ऐसा वो कांड किया हो, हमें आके बता दीजिए कि ये आपने कांड किया है। हम जुम्मेवार हैं, हमको सजा दो, हमको जेल में डाल दो। भाई बहन छोड़ के आए, हमारे को नागरिकता चाहिए, नागरिकता चाहिए। हमारी ये है, केजरीवाल ने हमारा विरोध किया है, हम बोलते हमारा विरोध ना करें। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, इसकी आलोचना का कोई मतलब ही नहीं है। पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान में 24% थी, 1947 में 1% रह गए। मैं तो खुद मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से हमारे लोग भागे थे और उनका निकाला गया था, तो ये दिस इज अ रियलिटी। सो दिस क्रिटिसिज्म ऑफ सीए डजंट मेक एनी सेंस। पर्सपेक्टिव और फैक्ट्स ठीक तरह से बताने चाहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भारत एक ऐसा महान देश है, हम लोग सब, बहुत लोग हमारे से बाहर से आए हुए हैं और हम यहाँ का, दिस इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसलिए कहना, इसमें डर फैलाना कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, गलत बात है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल के बयान को हिंदुओं के लिए बेहद अपमानजनक बताया है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने बयानबाजी की है, यह भारत के प्रति इनकी खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा और शेष विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार सीएए को लेकर के प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का बयान बहुत ही घृणास्पद है। दुनिया के 130 देशों में हिंदू समाज रहता है और अगर पूरे दुनिया के आपराधिक रिकॉर्ड उठा लें तो हिंदू न के बराबर अपराधी है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना कि भारत में आए हुए शरणार्थी हिंदू सीएए के बहाने यहाँ पर बलात्कार, डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी, ये हिंदू समाज के चरित्र पर लांछन लगाने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में आज शाम पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर भी शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून साल 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो यहां 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही इससे कमोवेश वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ यातायात की भीड़ को और कम करने में काफी मददगार साबित होंगे। नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं बैठक हुई है। बैठक में एनपीजी ने 3 सड़क मार्गों और 2 रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहली परियोजना महाराष्ट्र के पुणे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास से संबंधित है। वहीं बात करें अगर दूसरी परियोजना की तो अलीगढ़ से पलवल तक NH 334D खंड को 4 लेन में चौड़ा करने से संबंधित है। इस परियोजना का लक्ष्य अलीगढ़ और पलवल जिलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, विशेष रूप से जेवर हवाई अड्डे की ओर यातायात को बेहतर बनाना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगर तीसरी परियोजना की बात करें तो यह है बिहार में अनीशाबाद औरंगाबाद हरिहरगंज की, जो 4 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण है। राष्ट्रीय राजमार्ग
139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर निर्माण होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य एम्स सहित पटना शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करना है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नई बड़ी लाइन और बिहार में रेल खंड का दोहरीकरण भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रख्यात समाजसेवी सुधा मूर्ति ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इसको लेकर समिति ने तमाम राजनीतिक दलों से उनकी राय भी जानी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार इतिहास रचेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को अहम प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से अपनी उम्मीदवारी पर भारतीय प्रवीण पवार ने कहा है कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इसको लेकर समिति ने तमाम राजनीतिक दलों से उनकी राय भी जानी थी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आइए बढ़ते आगे। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पर DIG अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीणा ने कहा है कि सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसान नेताओं से बात की जा रही है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सभी बॉर्डरों पर हमने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। साथ ही साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके नेतृत्वकर्ता हैं, उन सबसे भी वार्ता निरंतर हमारी जारी है। हम लोग सकारात्मक परिणाम की तरफ हैं। साथ ही साथ आम नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को भी इंश्योर करवा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहे और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया है। मंत्रालय ने कहा है कि समुद्री भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों को समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, साथ ही कार्गो और कार्मिक परिवहन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस परियोजना का रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। DRI ने 4 राज्यों में छापे मारकर 12 तस्करों को गिरफ्तार कर विदेश से तस्करी कर लाए 40 करोड़ रुपए का 61.08 किलो सोना, 13 लाख रुपए कैश और 19 गाड़ियों को जब्त किया है। DRI ने राइजिंग सन नाम से यह ऑपरेशन चलाया था। एजेंसी को जानकारी मिल रही थी कि विदेश से भारत में सोना तस्करी कर लाया जा रहा है और ये सोना भारत में म्यांमार के जरिए भारत में तस्करी कर लाया जा रहा है। तस्करों ने भारत में गोल्ड स्मगलिंग के लिए म्यांमार टू इंडिया का नया रूट ढूंढ लिया है। DRI को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने ऑपरेशन चलाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर छापामारी कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटे बेटे अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद हैं। गायत्री प्रजापति के महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। अमेठी के आवास, विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में भी छापेमारी हुई है। और अब संदेश खाली से जुड़ी खबर। शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर ईडी ने आज सुबह से ही संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने धमाखली के एक मछली बाजार में छापेमारी की है। बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल मोल्ला शाहजहां शेख का करीबी बताया गया है। ईडी नजरुल मोल्ला के आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची है। छापेमारी अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय CAPF तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में CBI ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उनके कुछ करीबी अन्य लोगों को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बेरोजगार और आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर राजौरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ने PM विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन को शुरू कर दिया है। पहाड़ी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना दोनों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करती है। गौरतलब है कि देश के जरूरतमंद और गरीब तबके के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था